दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं संजय मग्गू। दोस्तों पिछले दिनों से कई वीडियोस में मैंने आपसे हरियाणा की राजनीति पर चर्चा की। आज गुजरात में चुनाव हो रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव को देश की राजनीतिक तस्वीर, तकदीर और तबदीर के साथ लेकर जोड़ा जा रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का प्रदर्शन कौन सी पार्टी का रहेगा, यह आने वाले वर्षों में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले 2023 में और 2024 में लोकसभा के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में देश की राजनीतिक दशा और दिशा निर्धारित करेगा। गुजरात के चुनाव को जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर पूरे दम के साथ अपना खम ठोक रही है। कांग्रेस भी अपना प्रदर्शन पहले से बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। दोस्तों, गुजरात के चुनाव पर बात करने से पहले आपको एक बड़े सीधे सीधे और स्पष्ट शब्दों में दो बातें बताएं कि गुजरात का जो चुनाव होने जा रहा है वो आज तक का अगर यह कहा जाए कि सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इस समय राजनीति जो है वो साम दाम दंड भेद, जिसके अंदर दाम दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि दाम का मतलब पैसा। तो राजनीति इस समय पैसे का सबसे बड़ा खेल बन चुकी है। इसको कहने में किसी को गुरेज नहीं होगा। चाहे वो ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य का चुनाव हो, आज धनबल सबसे आगे रहता है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धनबल का प्रदर्शन हो रहा है, उसकी आप एक मानगीवर यह देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा, वो चंदा जो एक नंबर में दिया जाता है, उस चंदे के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड छपवाए हुए हैं, वो 10,000 बॉन्ड पिछले महीने में यानी कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में बिके। जिस बॉन्ड की 1 करोड़ रुपए कीमत है, यानी कि मान लिया जाए कि 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग विभिन्न राजनीतिक दलों को हुई। ये एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है, ये हमारी कोई बनाई हुई बात नहीं है। हालांकि अभी इस बात का कोई आंकड़े नहीं है कि वो फंडिंग जो हुई, जो पैसा दिया गया विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा, कौन से राजनीतिक दल को कितना दिया गया, इसका अभी स्पष्ट पता तो नहीं चल पाया है। लेकिन ये जरूर तय है कि उसका एक बहुत बड़ा शेयर निश्चित रूप से बीजेपी को गया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की भी सत्ताधारी पार्टी है और देश की भी सत्ताधारी पार्टी है। और औद्योगिक घराने होते हैं वो हमेशा वहां फंडिंग करने को बेहतर समझते हैं जहां सत्ता होती है। खैर, ये बात तो हुई धनबल की। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा गुजरात का चुनाव जो दूसरी तरीके से जो देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि गुजरात के अंदर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी के बीच में इस समय बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वे बहुत रिलैक्स हैं, पहले से उल्टा उनके लिए आसान चुनाव है। लेकिन चुनाव परिणाम कैसा होगा यह पता 8 तारीख को ही लगेगा। जिस समय आप ये वीडियो देखेंगे उससे लगभग 12 घंटे बाद गुजरात की विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका होगा, यानी कि लगभग 92 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका होगा। 4 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के बाद में आप 4 दिसंबर की शाम को देखना शुरू कर देंगे, विभिन्न खबरिया चैनल अपने आंकड़े बताने शुरू कर देंगे किसकी सरकार बन रही है। लेकिन वो स्पष्ट होगा 8 दिसंबर को जब गिनती होगी। खैर, आपसे हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर के। गुजरात चुनाव देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करेगा उसको लेकर के, और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की गुजरात के अंदर क्या रणनीति चल रही है उसको लेकर के। दोस्तों, बीजेपी का नारा है इस बार, जो बीजेपी के चाणक्य हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, अमित भाई शाह, देश के गृह मंत्री हैं, वे लगभग 6 महीने से गुजरात में पूरी तरह से डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने गुजरात में लगातार कई सप्ताह का प्रवास किया और उसके अंदर अपनी गहरी रणनीतियां बनाई। और अमित शाह का एक नारा है कि अब की बार गुजरात में 150 पार। आपको ध्यान होगा कि अमित भाई शाह हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है वो वहां के लिए एक नारा कर देते हैं कि इतने पार। हरियाणा वालों को ध्यान होगा कि जब हरियाणा के अंदर 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अब की बार 75 पार का नारा चला था। हालांकि स्थिति क्या रही 75 पार के बदले में हम इस बात पर नहीं जाएंगे। लेकिन इस समय जो गुजरात में नारा चल रहा है, जो गुजरात में स्लोगन दिया है अमित शाह जी ने, वो दिया है अब की बार 150 पार। गुजरात के अंदर कुल मिलाकर 182 विधानसभा की सीटें हैं,
बहुमत के लिए वहां पर 92 सीटों की दरकार होती है। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी सैकड़े को पार नहीं कर पाई थी, सैकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी, 99 पर अटक गई थी। हालांकि बाद में कई विधायक तोड़े गए और उनको तोड़ करके भाजपा में मिलाया गया और भाजपा की सरकार में लगभग 122 विधायक थे जब अब चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे जब आज चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात के लिए देश के गृह मंत्री यानी कि भाजपा के जो चाणक्य अमित शाह जिन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 150 पार, तो ऐसा ही एक नारा गड़ा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं। जिस प्रकार अमित शाह जाने जाते हैं एक राजनीतिक स्लोगन गढ़ने के लिए कि अब की बार इतने पार, उसी प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी एक निराली अदा है। जब चुनाव होता है तो किसी खबरिया चैनल पर बैठकर एक कागज पर लिख कर देते हैं कि अब की बार इतनी सीटें आ रही हैं। हालांकि गुजरात में उन्होंने सीट नहीं लिखी है, उन्होंने यह जरूर कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लिख कर दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। दो बातें आपके सामने हो गई, एक तो अमित शाह जी की बात हो गई कि अब की बार 150 बार, और दूसरी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात हो गई कि जिन्होंने लिख कर दे दिया, बकायदा भविष्यवाणी कर दी कि अब की बार सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के बीच में कांग्रेस पर बाद में आएंगे, पहले कि आपसे एक और चर्चा करते हैं कि अभी हाल ही में एक चैनल पर बैठे हुए थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने ऐसे कभी काम नहीं किए जिसका असर गुजरात में दिखे, पंजाब के अंदर उनकी हवा निकल गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार होगा और जिस आम आदमी पार्टी को लोग हवा की बात कर रहे हैं वो हवा में चली जाएगी। हालांकि उन्होंने यह लिखकर नहीं दिया, वहां एंकर ने यह भी कहा था कि आप भी लिख कर देंगे कितनी सीट आएंगी। उनके बदले में कपिल मिश्रा ने जरूर लिख कर दिया। कपिल मिश्रा नाम तो जान रहे होंगे आप, कभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में विधायक थे और मंत्री थे। उसके बाद जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी तब से वे सबसे बड़े आलोचक अगर कहें तो केजरीवाल के वे ही हैं। खैर, ये राजनीति में सबका अपना अपना एक वजूद होता है, अपना अपना एक फैसला होता है कि उसने कहां और किस समय कब रहना है। कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं आपको बता रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह तो नहीं बताया कितनी सीट आएंगी, लेकिन कपिल मिश्रा ने यूं जरूर बोल दिया 0 आएंगी। यह बात अभी हुई थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, जब बीजेपी ने कह दिया कि 150 पार, अरविंद केजरीवाल जी ने लिख दिया कि दिल्ली में हमारी सरकार, और भाजपा के नेता कपिल शर्मा ने अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के लिए लिख दिया कि केवल 0। बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस कोई भी दावा नहीं कर रही, लेकिन यह जरूर कह रही है कि वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी और गुजरात की हवा बदलेगी। खैर, गुजरात में जो विधानसभा का चुनाव होगा दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव का जो सबसे बड़ा असर पड़ने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने जा रहा है। आप आगे आपको यह भी बताएंगे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो दो बड़े चेहरे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, जो दोनों गुजरात से आते हैं और जिनके पैतृक विधानसभा क्षेत्र में 50 किलोमीटर का भी अंतर नहीं है। उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 2012-2017 में क्या स्थिति रही थी, आगे क्या स्थिति रह सकती है, इस पर भी चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले वापस वहीं आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात का विधानसभा चुनाव खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत 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 दूरगामी असर देने वाला साबित होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से भाजपा की सरकार बनी थी 99 सीटों के साथ में, और उसके बाद में हालांकि उन्होंने तोड़फोड़ करके जो यानी कि या कुछ भी कह सकते हैं उसको कि कुछ कांग्रेस के विधायक और कुछ और विधायक भाजपा में शामिल भी हुए, लेकिन चुनाव के समय 99 सीटें थी और चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला गया। अब की बार भाजपा ने अपने बहुत बड़ी संख्या में टिकट भी बदले, टिकट बदलने के बदले में भाजपा के बहुत सारे प्रत्याशी बागी भी हुए, और उस सब के बावजूद देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य नारा दे रहे हैं अब की बार 150 पार। दोस्तों, 150 पार की बात पे ही चलेंगे कि अगर 150 पार या 150 के आसपास सीट नहीं आती तो क्या हो सकता है। आपको पार्श्व में लेके चलते हैं आज से 20 और 22 साल पहले। 2001 में गुजरात के अंदर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। देश के अंदर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे केशुभाई पटेल। उपचुनाव में भाजपा हार गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने
उस समय दिल्ली दरबार के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया था कि गुजरात स्टेट के अंदर आखिर हम क्यों पिछड़ रहे हैं, गुजरात में हम विधानसभा का उपचुनाव क्यों हार गए। परिणाम यह हुआ था कि केशुभाई पटेल को वापस बुला लिया गया था और नरेंद्र मोदी जी 2002 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। आज के जो हालात है, वर्तमान जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जिसके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखते हैं, तो दूसरी तरफ कहीं नितिन गडकरी हैं, कहीं राजनाथ सिंह हैं, तो कहीं अगर यह भी कहा जाए कि पर्दे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं इस समय मोहन भागवत जी, वो भी बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। इस समय भाजपा की राजनीति जो है वो दो धारी तलवार पर चल रही है। मान लिया जाए कि अगर सरकार भी बन गई और सीटें पहले से ज्यादा ना हुई, यानी कि 125, 30, 40 के पार सीट नहीं गई, तो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अंतर विरोध की बातें चलेंगी। इसलिए भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के जो इस समय के सरपरस्त हैं, और खासकर माना जाए मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस समय, और उनके जो समर्थक, उनके कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी हैं, वे गुजरात के अंदर 150 पार के नारे को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेकर के बड़े बड़े रोड शो, लोगों को मनाना और मनावन के दौर इस प्रकार से हैं कि किसी भी तरीके से 150 पार तक के बात को पूरा किया जाए। हालांकि कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मुकाबला वहां जो दिख रहा है वैसा नहीं है, भीतरी स्तर पर वहां पर बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। खैर दोस्तों, आपसे एक बात जरूर करेंगे। मैंने आपसे भी जिक्र किया कि अमित शाह जी ने नारा दिया हुआ है अब की बार 150 पार। गुजरात के अंदर अमित शाह जी की जो विधानसभा सीट है, जो उनका पैतृक घर है, जहां पर उनका पैतृक व्यवसाय रहा है, जहां पर उनका आज पैतृक मंदिर है, जहां नवरात्रों में अमित शाह जी पूजा करने जाते हैं, मनसा विधानसभा सीट का नाम है। 2012 और 2017 के दो विधानसभा चुनावों में वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां अमित भाई चौधरी विधानसभा चुनाव जीते थे। 78,068 वोट मिले थे अमित भाई चौधरी को और 70,040 वोट मिले थे वहां पर उस समय भाजपा के जो प्रत्याशी थे। अमित शाह जी राजनीति के चाणक्य हैं। उन्होंने बाद में अमित भाई चौधरी को कांग्रेस से तोड़ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो पुराने विधायक थे अमित भाई चौधरी, उनको टिकट दिया और कांग्रेस ने वहां टिकट दिया सुरेश पटेल को। लेकिन परिणाम फिर भी वही रहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी 2017 में सुरेश पटेल चुनाव जीत गए और अमित भाई चौधरी चुनाव हार गए। 77,902 वोट मिली सुरेश पटेल को और 77,318 वोट मिली अमित भाई चौधरी को। 2022 का चुनाव परिणाम कैसा होगा मनसा विधानसभा सीट का, इसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। दूसरी सीट दोस्तों जिसकी हम चर्चा करेंगे वो वाडनगर जिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह जिला है और वहां पर जो विधानसभा सीट है ऊजा सिल्ली, उस विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कांग्रेस के प्रत्याशी थे डॉक्टर आशाबेन पटेल। डॉक्टर आशाबेन पटेल विधानसभा का चुनाव जीती। सरकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बनी। बाद में डॉक्टर आशाबेन पटेल ने चुनाव में त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया और वहां पर वो भाजपा में शामिल हो गई। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, किसी जुगाड़ से किसी तरीके से सरकार थी तो उस समय, और ज्यादातर हमने आपसे पहले भी कहा कि सरकार के पक्ष में उपचुनाव के रुझान, उपचुनाव के नतीजे जाया करते हैं। डॉक्टर आशाबेन पटेल चुनाव जीत गई। दुर्भाग्य से कोविड में डॉक्टर आशाबेन पटेल की मौत हो गई। लगभग 1.5 साल से वह विधानसभा सीट खाली पड़ी हुई है, उस पर उपचुनाव नहीं हुआ। कारण क्या रहा ये लोग आप स्वयं समझेंगे। तो गुजरात का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा था कि गुजरात का चुनाव कई मायनों में अहम है। मैंने आपसे दो विधानसभा सीटों की चर्चा केवल इसलिए की क्योंकि वो दो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो उसी गुजरात स्टेट से आते हैं, उन दोनों विधानसभा सीटों पर उनकी दोनों के पैतृक गांव है, पैतृक घर है। और उन दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी 2017 में भी हारे थे और अमित शाह जी की विधानसभा सीट मनसा पर 2012 में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था। 2022 के चुनाव का परिणाम गुजरात में कैसा होगा, विधानसभा चुनाव का परिणाम कैसा आएगा, ये तय तो 8 दिसंबर को होगा जब ईवीएम खुलेंगी। लेकिन उस चुनाव परिणाम पर देश की आम जनता के साथ साथ, देश के आम आवाम के साथ साथ राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों का खासा
खासी नजर रहेगी, उनको खासी पड़ताल करेंगे कि किस प्रकार के चुनाव परिणाम आते हैं। निश्चित रूप से 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति में एक नया मुकाम गढ़ेगा, यह बात भी तय है। क्या होगा, कैसा होगा और किस प्रकार के चुनाव परिणाम होंगे, इस पर उस समय आपसे हम चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।